मित्रों नमस्कार। हम अपनी स्टोरी हाउस चैनल पर हिंदी के लोकप्रिय उपन्यासों के पाठ की श्रृंखला में डॉक्टर राजीव गुप्ता के लिखे हुए बाल उपन्यास बहादुर बच्चे का पाठ कर रहे हैं। इससे पहले के अंकों में हम जिन अध्यायों तक का पाठ कर चुके हैं, अब बहादुर बच्चे उपन्यास के उससे आगे के अध्यायों का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 13वां। एक दिन मोहन और रमेश एक पान की दुकान के पास खड़े थे। तभी एक आदमी आया और उसने पान वाले से कहा, भैया जरा जल्दी से एक चकाचक पान बना दो। अभी लो साहब, कहकर पान वाला पान बनाने में व्यस्त हो गया। मोहन ध्यान से उसका पान बनाना देख रहा था। पान बनाने के बाद उसने कोने से एक डिब्बा उठाया और उसमें से थोड़ा सा पाउडर लेकर पान में डाल दिया। पान लेकर उस आदमी ने 50 का एक नोट दिया। पान वाले ने 50 रुपए का नोट लेकर रख लिया और उसे एक भी पैसा वापस नहीं किया। मोहन ने यह देखकर रमेश के कान में धीरे से कहा, भाई यह कैसा पान है जो कि 50 रुपए का मिलता है? उसकी बात सुनकर रमेश भी सावधान हो गया। कहीं इसमें किसी तरह का ड्रग्स तो नहीं मिला है? ड्रग्स बेचने का यह उन लोगों का कोई नया तरीका भी हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है। और चकाचक पान उनका कोड वर्ड हो। हाँ दोस्त, शायद तुम ठीक कहते हो। अगर ऐसा है तो हम लोग अपने मिशन में जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। हमको भी इनसे एक चकाचक पान खरीदना चाहिए, मोहन ने सुझाव दिया। नहीं मोहन, इस पान वाले से नहीं। यह मेरा परिचित है। यह जानता है कि मैं चकाचक पान क्या, कभी सादा पान भी नहीं खाता हूँ। तो फिर अगर इससे पान खरीदा तो इसको शक हो जाएगा और फिर हम लोग मुजरिम तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? चलो कोतवाली के पास वाली दुकान से पान खरीदते हैं। और उसके पास चकाचक पान न हुआ तो? कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। दोनों बड़े बाजार में कोतवाली के पास वाली दुकान पर पहुंचे। मोहन ने पान वाले को 100 रुपए का नोट देते हुए कहा, जल्दी से 2 चकाचक पान तो लगाना। पान वाले ने उन दोनों को घूर कर देखा और रूखे स्वर में पूछा, यह चकाचक पान कैसा होता है बाबू? यह भी क्या हमको ही बताना पड़ेगा? कैसे अनाड़ी पान वाले हो? मोहन ने दुकान से एक सिगरेट उठाते हुए बिना झिझक कहा। इधर पहले आप लोगों को कभी पान खाते देखा नहीं है बाबूजी? इस बार पान वाला विनम्र होते हुए बोला। हाँ तुम ठीक कहते हो। मैं दीप सिनेमा के पास बाबू राम के यहाँ से हमेशा पान खाता हूँ, लेकिन आज उसके पास चकाचक पान का स्टॉक खत्म हो गया है। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी ही हूँ जो अचानक किसी से भी चकाचक पान मांग बैठूंगा, मोहन ने बड़ी अदा से सिगरेट सुलगाते हुए कहा, जबकि वह कभी सिगरेट पीता नहीं था। आप ठीक कहते हैं। मैंने आपको पहली बार देखा है, इसीलिए इतनी पूछताछ करनी पड़ी। क्या करें साहब, पुलिस हम लोगों के पीछे बुरी तरह से पड़ी है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पान वाला पान बनाते हुए बोला। अरे नहीं यार, बुरा क्यों मानेंगे? तुमसे अधिक तो हम लोगों को पुलिस से सतर्क रहना पड़ता है, इसलिए जरा धीरे धीरे बोलो और फटाफट पान लगाओ। पता नहीं किसके कान में बात पड़ जाए। आइंदा से हमें देखकर ही समझ जाया करो कि हमें कौन सा पान चाहिए है, रहस्यमय अंदाज में मोहन ने कहा। अरे साहब, मैं एक बार जिसे देख लूं, उसको कभी भी नहीं भूलता हूँ, पान वाला मुस्कराकर बोला। बहुत खूब, अच्छा दुकानदार तो इसे ही कहते हैं। पर मेरी समझ में ये नहीं आता है कि तुम लोग पुलिस के साथ मिलकर क्यों नहीं चलते हो? थोड़ा बहुत माल उन्हें भी दे दिया करो। रमेश ने अचानक पूछा। वह अभी तक चुपचाप खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह जानना चाहता था कि कहीं पुलिस भी तो इन लोगों के साथ नहीं मिली है।
क्या करें साहब, पहले हम लोगों की पुलिस से सेटिंग थी, उनके पास हफ्ता पहुंच जाया करता था, परंतु जब से शहर में नए एसपी साहब और कोतवाली में नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं, चकाचक पान बेचना ही मुश्किल हो गया है। दोनों ही बहुत ईमानदार अफसर हैं। पता नहीं इन लोगों की दाल रोटी कैसे चलती है। आजकल इतनी ईमानदारी भी अच्छी चीज नहीं है। यह लीजिए, आपका पान तैयार है। पान वाले ने 2 पान कागज में लपेटकर मोहन को देते हुए कहा। रमेश ने यह सुनकर इत्मीनान की सांस ली। उसके मन में उठने वाला एक बहुत बड़ा संदेह आज मिट गया था। चकाचक पान लेकर वे दोनों फिर 1 मिनट भी वहां नहीं रुके। इसके बाद वे शहर की कुछ अन्य पान की दुकानों पर भी गए। कुछ जगह उन्हें चकाचक पान मिला और कुछ पान वालों ने साफ इनकार कर दिया। शाम को वे दोनों चकाचक पान के सभी सैंपल लेकर कोतवाली पहुंचे और इंस्पेक्टर साहब को सारी बात बताकर उन्हें सौंप दिए। इंस्पेक्टर साहब ने उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी, फिर उन पानों का परीक्षण करवाने के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया। दूसरे दिन ही प्रयोगशाला से रिपोर्ट आ गई, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि ये कोई मामूली पान नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह के खतरनाक नशीले ड्रग्स मिले हैं, जिनकी चपेट में आकर किसी भी व्यक्ति का धीरे धीरे सर्वनाश हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब ने कोतवाली के पास वाली पान की दुकान पर एक सिपाही भेजा, जिसने वहां जाकर पान वाले से कहा, पहलवान, फौरन 10 पान जरा ढंग से लगाकर इंस्पेक्टर साहब की सेवा में हाजिर करो। आज वहां उनके कुछ खास मेहमान आए हुए हैं, इसलिए पान भी जरा खास होने चाहिए। और हाँ, 1 डिब्बी सिगरेट की भी ले आना। जी साहब, अभी हजूर की सेवा में दोनों चीजें लेकर हाजिर होता हूँ, पान वाले ने विनम्रता से कहा, पर मन ही मन बड़बड़ाया, साले मुफ्त के पान उड़ाएंगे। ये पुलिस वाले भी सबसे बड़े गुंडे होते हैं। पान वाला जब पान लेकर कोतवाली पहुंचा तो इंस्पेक्टर साहब ने उसे बड़े ही प्यार से अपने पास बैठाकर पूछा, क्यों भाई नथुराम, तुम्हारे पास चकाचक पान भी रहते हैं? इतना सुनते ही नथुराम के होश उड़ गए। वह तरह तरह से बहाने करने लगा, पर जब इंस्पेक्टर साहब ने मोहन, प्रकाश और रमेश को दूसरे कमरे से बुलाकर उसके सामने बैठा दिया तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने मोहन और रमेश को तुरंत पहचान लिया था। खुद को फंसता देखकर नथुराम गिड़गिड़ाने लगा, माई बाप, मैं तो बिल्कुल ही बेकसूर हूँ। ये ड्रग्स तो मुझे सुबह एक आदमी दे जाता है और शाम को आकर सारे पैसे ले जाता है। अभी अभी तो वह आदमी पैसे लेकर गया ही है। मुझे तो केवल ड्रग्स बेचने का कमीशन मिलता है, सरकार। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, हजूर। हम जानते हैं कि यह माल तुमको दूसरे लोगों से ही मिलता है। हमें तुम्हारी नहीं, उन्हीं लोगों की तलाश है। हम तुम्हारे मार्फत उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। यदि तुम उन लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ड्रग्स बेचने के जुर्म में जेल की हवा खाओगे, इंस्पेक्टर साहब ने कोमलता से मगर दृढ़ शब्दों में कहा। लेकिन सरकार, वे तो बड़े ही खतरनाक आदमी हैं। कहीं उनको शक भी हो गया कि मैं आपसे मिला हुआ हूँ, तो वे लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, नथुराम ने कांपते हुए कहा। अरे पहलवान, तुम बेकार ही डर रहे हो। जरा इन बच्चों को देखो, जो कि उम्र और शरीर में तुमसे छोटे हैं, फिर भी समाज और कानून की मदद कर रहे हैं। ये कितने बहादुर बच्चे हैं। फिर भी हम तुमको विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारी व तुम्हारे परिवार की सभी तरह से सुरक्षा की जाएगी। तुम्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा। तुम निश्चिंत होकर हमारी मदद करो, इंस्पेक्टर साहब ने उसे उत्साहित करते हुए कहा। ठीक है सरकार, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? विवश होकर नथुराम ने पूछा। इसके अलावा उसके सामने कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। बस, तुम उस आदमी का नाम और पता बता दो, जो कि तुम्हें प्रतिदिन ड्रग्स सप्लाई करता है, इंस्पेक्टर साहब ने अपना जाल फेंकते हुए कहा। उसका नाम पता तो मुझे भी नहीं मालूम है, हजूर,
लेकिन हर सुबह एक व्यक्ति पान मसाले की डिब्बियों में ड्रग्स भरकर लाता है और शहर भर की मुख्य मुख्य पान की दुकानों पर सप्लाई करता है। शाम को वही व्यक्ति सबसे आकर पैसे भी वसूल कर ले जाता है, नथुराम ने बताया। वाह, यह तो और भी अच्छी बात है। कल सादे भेष में पुलिस दूर से तुम्हारी दुकान की निगरानी करेगी। जब वह व्यक्ति तुमको ड्रग्स देने आए तो तुम अपना सिर खुजलाने लगना। बस यही इशारा समझकर मेरे आदमी उस व्यक्ति को ड्रग्स के साथ धर दबोचेंगे। कोई समझ भी नहीं पाएगा कि इसमें तुम्हारा भी हाथ है, इंस्पेक्टर साहब ने उसे अपनी योजना समझाई। हाँ, यही ठीक रहेगा साहब। इससे उनको हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा और आपका भी काम बन जाएगा। अच्छा तो हजूर, अब मैं चलूं? नथुराम ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, अब तुम जाओ। वैसे भी तुम्हारा अधिक देर तक कोतवाली में रहना ठीक नहीं है, किसी को भी शक हो सकता है। और देखो नथुराम, आज और जमकर चकाचक पान बेच लो, इंस्पेक्टर साहब ने मुस्कराते हुए कहा। वह क्यों, सरकार? जिससे किसी को तुम पर शक न हो। आप ठीक कहते हैं हजूर। एक बेबस मुस्कान बिखेरता हुआ नथुराम कोतवाली से बाहर निकल गया। वह जब यहाँ आया था तो मन ही मन इंस्पेक्टर साहब को गालियां दे रहा था, परंतु इस समय वह रमेश और मोहन को कोस रहा था। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब ने हंसते हुए कहा, बेचारा नथुराम फंस गया जाल में। उनकी बात सुनकर वहां उपस्थित सब लोग हंसने लगे। लेकिन सर, यह तो इस गंदे तालाब की एक छोटी सी मछली है, प्रकाश ने मुस्कराते हुए कहा। कल बड़ी मछलियां भी अपने जाल में फंस जाएंगी, मेरे नन्हे दोस्तों। आप लोग भरोसा रखें। आप लोगों ने बहुत ही हिम्मत का काम किया है। इस बार हम लोग आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे, इंस्पेक्टर साहब ने गर्व से उनकी तरफ देखते हुए कहा। हमें आप पर भरोसा है, सर। गुड लक, तीनों दोस्तों ने उत्साह से भरकर कहा। थैंक यू, इंस्पेक्टर साहब ने मुस्कराते हुए कहा। अध्याय 14वां। दूसरे दिन नथुराम पनवाड़ी की दुकान खुलते ही सादे भेष में पुलिस वालों ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। पुलिस कार्रवाई देखने के लिए मोहन, रमेश और प्रकाश भी कुछ दूरी पर बने पार्क में बैठे गपशप कर रहे थे। इस तरह काफी समय बीत गया, परंतु नथुराम की तरफ से कोई भी इशारा नहीं किया गया। रमेश ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी, 10 बजे थे। नथुराम की दुकान सुबह 8 बजे ही खुल जाती थी, क्योंकि दुकान स्टेशन के पास थी, अतः मुसाफिर आते जाते उससे पान, मसाला, सिगरेट आदि खरीदते रहते थे। ओह, इंतजार करते हुए 2 घंटे हो गए हैं। मैं तो बैठा बैठा बोर हो गया हूँ, प्रकाश ने उबासी लेते हुए कहा। हाँ, हो तो काफी देर हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को हमारे इस प्लान की भनक लग गई हो? रमेश ने कहा। वह कैसे? नथुराम भी तो उन लोगों को सावधान कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं। फिर भी हम लोगों को कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। आओ, बोरियत दूर करने के लिए पास वाले रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीते हैं, मोहन ने सुझाव दिया। हाँ, यह ठीक है। मैंने तो आज सुबह जल्दबाजी में नाश्ता भी नहीं किया है। वहीं कुछ खा पी भी लेंगे। मुझे तो भूख लग रही है, प्रकाश बोला। वे तीनों पास के ही एक रेस्टोरेंट में खिड़की के पास बैठकर सैंडविच के साथ कॉफी पीने लगे। कॉफी पीते हुए वे लोग बराबर खिड़की से नथुराम की दुकान पर नजर रखे हुए थे, परंतु इस दौरान भी जब कोई नहीं आया तो वे निराश हो गए। उन्होंने देखा कि सादे भेष में खड़े सिपाही भी उकताकर इधर उधर की दुकानों में खड़े चाय समोसा खा रहे थे। वे तीनों पैसे देकर जिस समय रेस्टोरेंट से बाहर निकले, ठीक उसी समय उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा मजबूत आदमी मोटरसाइकिल पर एक बड़ा सा थैला लटकाकर नथुराम की दुकान पर रुका।
उसे देखते ही नथुराम ने उससे नमस्ते की और फिर वह अपना सिर खुजलाने लगा। उन्होंने देखा कि उसका इशारा पाते ही सादे भेष में खड़े हुए सिपाही चाय समोसा खाना छोड़कर एक घेरा सा बनाते हुए उसकी तरफ लपके। वह आदमी जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चलने को हुआ, पुलिस वालों ने आकर उसे फुर्ती से दबोच लिया। इतने लोगों से खुद को घिरा पाकर वह व्यक्ति एकदम से बिगड़ते हुए बोला, यह क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए है? एक सिपाही ने उसके हाथ मजबूती से पकड़ते हुए मजाक में कहा, कुछ नहीं भाई साहब, बस आपसे एक चकाचक पान चाहिए है। इतना सुनते ही उसके होशो हवास उड़ गए। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह समझ गया कि वह पुलिस के चक्कर में पड़ गया है। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई साहब, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। तो भाई साहब, हम लोग भी पुलिस वाले हैं। तुम जैसे शरीफों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। हम कई दिनों से तुम पर निगाह रखे हुए हैं। यह किस किस चीज की डिब्बियां हैं तुम्हारे झोले में? सब इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा। कुछ नहीं सर, यह तो पान मसालों की डिब्बियां हैं, वह व्यक्ति सक पकाकर बोला। झूठ मत बोलो, हमें सब मालूम है कि इन पान मसालों की डिब्बियों में भरकर तुम लोग पूरे शहर में ड्रग्स सप्लाई करते हो। हम लोग कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। चलो, कोतवाली। मुझे छोड़ दीजिए, सर, मैं आप लोगों को मुंहमांगी रकम दूंगा, वह व्यक्ति चापलूसी करते हुए बोला। क्या नाम है तुम्हारा? सब इंस्पेक्टर साहब ने कड़क कर कहा। जी, सलीम। तो बेटा सलीम, एक तो गैर कानूनी धंधा करते हो और ऊपर से पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश करते हो। पाजी कहीं का। सीधी तरह से चलता है कि लगाऊं एक डंडा? कहते हुए जब सब इंस्पेक्टर साहब ने अपना डंडा घुमाया तो बच्चू सीधे कोतवाली आकर ही रुके। कोतवाली में जब इंस्पेक्टर साहब ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने अपने बॉस एवं अन्य साथियों के नाम व ठिकाने भी बता दिए। इंस्पेक्टर साहब ने कई टीमें बनाकर एक साथ सभी ठिकानों पर छापा मारा तो ड्रग्स के धंधे से जुड़े कई लोग उनकी गिरफ्त में आ गए। उनके बॉस अली पठान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ठिकानों पर भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ। आमजन को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ड्रग्स के इस धंधे में शहर के कुछ सफेदपोश नामचीन व्यक्ति भी शामिल थे। इस तरह ड्रग्स के चंगुल में फंसे शहर ने बहुत दिनों बाद मुक्ति की सांस ली। सबके होठों पर मोहन, प्रकाश एवं रमेश की बहादुरी के ही किस्से थे। तीनों मित्रों को कॉलेज की तरफ से तो पुरस्कार मिला ही, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी उन्हें सम्मानित किया गया। शहर के माननीय एसपी साहब ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, युवा हमारे देश के भविष्य हैं और ऐसे बहादुर व जुझारू युवा तो हमारे देश की आन बान शान हैं। इन बच्चों ने ही हमें ड्रग्स माफियाओं तक पहुंचाया है। आज इन्होंने यह साबित कर दिया है कि यदि मन में दृढ़ विश्वास हो तो हर एक मिशन में कामयाबी अवश्य मिलती है। हम आज इनका अभिनंदन करते हैं और यह आशा करते हैं कि देश के अन्य नागरिकों को भी इन बहादुर बच्चों से सीख लेनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हम सभी को इस समाज को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इन बहादुर बच्चों को पुरस्कृत करते हुए सचमुच ही बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। नीलू, शारदा और उमा ने भी आगे बढ़कर इन तीनों को बधाई दी और साथ ही साथ शिकायत भी की कि उन्होंने इस खतरनाक मिशन में उन्हें क्यों नहीं शामिल किया। क्या लड़कियां किसी भी हाल में लड़कों से कमजोर होती हैं? उनकी बात सुनकर वे तीनों मुस्कराने लगे। उन्होंने वादा किया कि आगे से समाज के उत्थान के लिए जो भी कार्य किया जाएगा, उसमें उनका सहयोग अवश्य लिया जाएगा। हर देश की आधी शक्ति तो वहाँ की महिलाओं में ही निहित होती है, इसलिए लड़कियों को किसी भी हालत में लड़कों से कम नहीं आंकना चाहिए। उनकी बात सुनकर लड़कियां संतुष्टि से मुस्करा दीं। समाप्त।